नमस्कार, राम राम। स्वागत है आपका अशोका ज्योतिष देव दर्शन चैनल की आज की वीडियो में। तो जैसा पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि हमारे 9 ग्रह होते हैं, 12 राशियां होती हैं और 12 ही भाव होते हैं किसी भी कुंडली में। तो 12 राशियों के बारे में आज हम विस्तृत पढ़ाई करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारी 12 राशियां होती हैं जो कि मैंने पिछली बार भी आपको बताया था। हिंदी में जिनके नाम हैं शुरू होते हैं मेष, वृष, मिथुन, कन्या, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये हो गई 12 राशियां हिंदी में। ऐसे ही इनके नाम। तो मेष, मेष को इंग्लिश में कहते हैं एरीज। मेष, एरीज। वृष 2 नंबर राशि वृष, टॉरस। 3 नंबर राशि मिथुन, जेमिनी। 4 नंबर राशि कर्क, कैंसर। 5 नंबर राशि सिंह, लियो, LEO। 6 राशि कन्या, वर्गो, VIRGO। 7 नंबर तुला, लिब्रा। 8 नंबर वृश्चिक, स्कॉर्पियो। 9 नंबर धनु, सेजिटेरियस। 10 नंबर मकर, कैप्रिकॉन। 11 नंबर कुंभ, एक्वेरियस। और 12 नंबर मीन, पाइसिस। तो ये इनके हो गए 12 इंग्लिश नाम। एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, विर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, पाइसिस। इन 12 राशियों को आप इस नाम से लिखा हुआ देखें तो भी सेम मीनिंग होता है। कहीं पर 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 लिखे देखें तो भी वही नाम होगा। 4 नंबर लिखा देखेंगे तो आप उसको कर्क बोल सकते हैं। कर्क ना बोलकर आप उसको कैंसर बोल सकते हैं इंग्लिश में। 12 नंबर देखते ही आप समझ जाएंगे ये मीन राशि है या पाइसेस बोल सकते हैं इंग्लिश में। और अगर 1 2 3 ये तीनों चीजें आपको ना दिखे तो वहां पर कहीं कहीं पर चित्र भी बने हुए होते हैं। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी शायद बताया था, मेष, मेष मतलब मेढा। एक भेड़ टाइप की आपको शेप बनी हुई दिखेगी तो उसको मेढा बोलते हैं। तो वो मेष राशि का प्रतीक होता है। जहां पर भी मेढा बना हुआ दिखे ये समझिए कि मेष राशि के बारे में बात हो रही है। दूसरे नंबर पर आती है वृष। वृष राशि के आगे आपको एक बैल टाइप का भी चित्र बना हुआ दिख सकता है। तो बैल दिखे आपको तो आप समझ जाइए कि हम जो बात कर रहे हैं वृष राशि के बारे में बात कर रहे हैं। मिथुन, मिथुन में 2 जुड़वा बच्चे या कहीं कहीं पर 2 लड़कियों का चित्र होता है या 2 जुड़वा बच्चों का चित्र होता है। तो जहां पर वो दिखे मतलब मिथुन राशि की बात हो रही है। कर्क राशि, कर्क राशि में आपको केकड़ा बना हुआ दिख सकता है। तो जहां पर भी केकड़ा बना हुआ दिखे वो आप समझिए कि कर्क राशि। सिंह जैसा नाम से प्रतीत होता है कि ये शेर। जहां पर भी लॉइन बना हुआ दिखे वो आपकी सिंह राशि हो गई। उसके बाद आती है आपकी कन्या। कन्या, कन्या में आपको एक युवती, लड़की, कन्या जैसे हमारे यहाँ पे बोला जाता है, एक गर्ल की फोटो दिखेगी तो आप उसको कन्या कह सकते हैं। तुला, तुला मतलब तराजू। जिसमें एक तराजू आपने देखा होगा बाजार में जो सब्जी वगैरह करते हैं तो उसको हम तुला बोलते हैं। तो जहां पर भी आपको उसका तोलने वाला तुला का दिख जाए कोई भी साई तो आप उसको तुला बोल सकते हैं। 8वां नंबर वृश्चिक, स्कॉर्पियो। तो इसको बिच्छू, बिच्छू अगर आपको कहीं बिच्छू का चिन्ह दिखे तो आप उसको वृश्चिक मानिएगा। 9 नंबर धनु, सेजिटेरियस। इसमें एक आदमी तीर लिए हुए है। उसका आधा शरीर तो ऊपर का आदमी का है और नीचे का पूरा शरीर उसका घोड़े का है। तो घोड़े पे एक आदमी का पूरा ये लगा हुआ है और तीर चला रहा है तो उसको आप धनु मानिएगा। उसके बाद आ गया आपका मकर, कैप्रिकॉन। मगरमच्छ, मगरमच्छ टाइप का आपको चित्र दिखेगा तो उसको हम मकर बोलते हैं। कुंभ, घड़ा। तो घड़े की शेप होगी तो उसको कुंभ, एक्वेरियस बोल सकते हैं आप। लास्ट में आ गया 12वां नंबर मीन, पाइसिस। उसमें मछली का चिन्ह बना हुआ दिखेगा आपको तो वो हो गया पाइसिस। तो ये 12 राशियां हो गई। इन 12 राशियों का अपना अपना तत्व भी है। जैसे किसी में गुस्सा होता है, किसी में कोई शांत स्वभाव का होता है, कोई ज्यादा सोचने वाला होता है, जो कोई का ज्यादा काम करने वाला होता है। ऐसे ही इन 12 राशियों के भी अपने अपने तत्व हैं। तो सबसे पहले अगर हम करें बात मेष की तो मेष का तत्व है अग्नि। अग्नि मतलब ज्यादा ताकत, ज्यादा एनर्जी, ज्यादा गुस्सा, मतलब अग्रेसिव आदमी होता है, गुस्से वाला होता है और उसमें काम करने की क्षमता भी ज्यादा होती है। तो ये हो गया अग्नि तत्व। दूसरा हो गया वृष। उसका होता है तत्व पृथ्वी, अर्थ। तो पृथ्वी तत्व वाला, जैसे पृथ्वी अपने ऊपर सब कुछ सहन करती है और बहुत ही शांत और स्थिर स्वभाव होता है पृथ्वी का जब तक उस
पर कोई भी आप चाहे उस पर आग डालो, पानी डालो, वर्षा डालो, बीज डालो, वजन डालो, कुछ भी करो, पृथ्वी पर कोई असर नहीं होता है। तो बहुत ही शांत स्वभाव की और सहनशील। तो जो पृथ्वी तत्व वाले होते हैं, जो वृष राशि वाले होते हैं, उनका तत्व होता है पृथ्वी, तो वो सहनशील माने जाते हैं। तीसरा तत्व हो गया मिथुन का वायु। वायु जैसे कभी यहाँ कभी वहां वायु चलती रहती है, ऐसे ही जिसके राशि वायु तत्व वाली होती है वो जातक भी कभी इधर की सोचेंगे, कभी उधर की। 1 मिनट में उनका डिसीजन और उनका स्वभाव बदलता रहता है, बहुत ही ज्यादा चेंजिंग मूड के होते हैं, तो उनको वायु तत्व बोला जाता है। चौथा हो गया कर्क, उसका होता है जल तत्व, वाटर। तो जैसे जल सब में घुल मिल जाता है, ऐसे ही कर्क जल तत्व वाली जो राशियां होती हैं वो भी सब में जल्दी घुल मिल जाती हैं। इमोशनल होते हैं क्योंकि जल तत्व है, तो ज़्यादा आंसू आना, ज़्यादा जल्दी नाराज हो जाना, जल्दी गुस्सा हो जाना, और सब में मिलजुल के रहना, बहुत जल्दी फ्रेंड्स बना लेना, ये जल तत्व की होती है। तो शुरू की 4 राशियां मेष, वृष, मिथुन, कर्क, ये चारों अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। तो फिर यही रिपीटिशन होता है। फिर अगली जो 4 राशियां आएंगी, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, वो भी ऐसे ही फायरी, अर्दी, एरी एंड वाटरी। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। अग्नि मतलब फायर, पृथ्वी मतलब अर्थ, जल मतलब वायु मतलब एयर, जल मतलब वाटर। तो 4 राशियां शुरू की, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। फिर उसके बाद 5, 6, 7, 8 अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, और फिर 9, 10, 11, 12 अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। तो किसी के अगर लग्न में मेष राशि है, फर्स्ट ही राशि आ गई किसी के लग्न में, तो आप उसको देखकर कह सकते हैं कि ये थोड़ा जातक जो है थोड़ा गुस्से वाला होगा, जो भी काम अपने हाथ में ले लेता होगा उसको पूरा करता होगा और मेहनती होगा, इस टाइप से आप उसको कह सकते हैं। और अगर किसी के में पृथ्वी तत्व वृष राशि 2 नंबर आ जाए, या आपके में कन्या आ जाए, या आपके में मकर आ जाए, तो आप कह सकते हैं कि ये थोड़ा शांत स्वभाव का सहनशील आदमी होगा, सबसे जो का ये कुछ भी कह दे ये सब की बातें मान लेता होगा। और जहां पर वाटरी जल तत्व वाली राशियां आ जाएंगी, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, जहां कहीं पर जल तत्व की राशि आ जाएंगी तो आप कह सकते हैं जातक की जन्म कुंडली को देखकर कि जातक में थोड़ा इमोशनल होगा, सबसे मिलनसार, सबसे घुल मिल के चलता होगा, लेकिन इमोशनल बहुत ज्यादा होगा। तो ये आप इससे पहचान सकते हैं। उसके बाद राशियों में हमने तत्व जान लिया है, उसके बाद इसका लिंग जान लेते हैं हम कि इसके मेल है या फीमेल है। तो जितनी भी ओड और इवन मतलब सम और विषम, तो जो भी सम राशियां हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 वो एक क्लब में आ जाएंगी, एक ग्रुप में आ जाएंगी, और जितनी विषम राशियां हैं वो एक ग्रुप में आ जाएंगी। तो जो विषम राशियां हैं वो पुरुष नेचर की बताई गई हैं, और जो सम राशियां हैं वो स्त्री फीमेल नेचर की बताई गई हैं। तो जो पुरुष नेचर की होंगी, जिसके भी लग्न में पुरुष नेचर की या जिसकी कुंडली में कोई ग्रह पुरुष नेचर की राशि में बैठा होगा, तो हम कह सकते हैं कि वो बिल्कुल थोड़ा एग्रेसिव होगा, कार्य क्षमता ज़्यादा होगी, उसकी सोच थोड़ी डेडिकेशन या सोच, जो एक का बार सोच लिया उसको कार्य को पूरा करेगा। और जिसमें स्त्री तत्व वाली राशियां आ जाएंगी तो हम कह सकते हैं कि वो बड़ा ही सॉफ्ट स्पोकन होगा, मृदुशाली होगा, घुलने मिलने वाला होगा, थोड़ा शर्मीला भी होगा। तो वही जो पुरुष में नेचर होते हैं वही इन राशियों में नेचर होते हैं, और जो स्त्रियों में फीमेल्स का नेचर होगा वो इन राशियों का नेचर होगा। उसकी ये भी बिल्कुल सेम वैसे ही पैटर्न में आएंगी, 4-4 के सेट। तो इन ये 4 के नहीं, ये 2 के, 1 2 1 2, तो 1 3 5 7 9 11 ये मेल, और फिर 2 4 6 8 10 12 ये फीमेल हो जाएगी। उसके बाद में हम जान सकते हैं इनसे, इन्हीं राशियों से, कि जो हमारे आयुर्वेद में हमने पढ़ा है कि जो बॉडी होती है वो 3 तत्व की प्रधान होती है, कफ, पित्त और वात, और किसी किसी की तीनों मिक्स होती हैं। तो ऐसे ही ये राशियां हैं जो इनकी भी अपनी अपनी प्रकृति है। जैसे जो हमारी अग्नि तत्व वाली राशियां हैं 1 5 9, उनका जो तत्व है वो पित्त है। तो वैसे ही अग्नि तत्व राशियां हैं, तो अग्नि तत्व राशियों में अग्नि और काम करने की क्षमता किस में ज्यादा होती है? अग्नि में होती है। तो उनका पित्त स्वभाव होता है, पित्त। तो जो भी हमारी
अग्नि तत्व वाली राशियां हैं वो पित्त तत्व वाली राशियां हैं। जो भी हमारी पृथ्वी तत्व वाली राशियां हैं वो वात, उनमें विंड, उनके बॉडी में विंड ज़्यादा होता है, वात ज़्यादा होता है। वो जल्दी जल्दी काम करते हैं, जल्दी जल्दी बोलते हैं, और उनमें जो बीमारियां भी अगर उनमें होंगी, जैसे वात अगर उनमें अनबैलेंस्ड हो जाता है तो जो बीमारियां होंगी वो वात से रिलेटेड होंगी, जैसे शरीर में दर्द आना, मांसपेशियों में दर्द आना और सर दर्द होना, इस टाइप का। तो दूसरी टाइप की होती है जो पृथ्वी तत्व वाली राशियां होती हैं वात। फिर तीसरे नंबर पे वायु, वायु वाले होते हैं मिश्रित। तो उनमें अग्नि, उनमें वात कफ पित्त तीनों ही मिक्स रहती हैं, तीनों का कुछ 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 उनमें लक्षण होते हैं सारे के सारे। फिर आ गया आपका जल तत्व वाली, जल तत्व वाली राशियां होती हैं कफ। यहां पे मैंने जल लिख दिया गलती से, जल नहीं आएगा, यहां पे आ जाएगा कफ। कफ, कफ से तो आप समझते ही हैं, बलगम, खांसी, जुखाम, ये बहुत ज्यादा होता है। तो जो 4, 8, 12 वाली राशियां होती हैं वो कफ प्रधान होती हैं। उनमें अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा जो उनको बीमारी होने के चांस रहेंगे वो कफ रिलेटेड रहेंगे, खांसी, जुखाम, लंग्स से रिलेटेड, ये सारी टाइप की बीमारियां उसमें हुआ करेंगी। फिर सबसे एंड में आ जाता है कि इन राशियों का, जैसे हमारे पुराने ज़माने में जो वेदों में लिखे हुए थे 4 वर्ण थे, अब तो हमने उनको अपने फायदे के लिए कास्ट में बांट दिया, लेकिन पहले हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने सिर्फ 4 वर्ण बनाए थे, ना कि जातियां बनाई थी। जातियां और वर्ण अलग अलग हैं। उन्होंने जो वर्ण बनाए थे, उन्होंने 4 मेजर वर्ण बनाए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो वो कोई कास्टिज्म नहीं था, वो सिर्फ उस आदमी का व्यवहार देखकर उनको बांट दिया गया था। जैसे कोई ब्राह्मण वर्ण अगर किसी का हम बोलते हैं तो ब्राह्मण वर्ण, ब्राह्मणों का कार्य पहले क्या था, पढ़ना और पढ़ाना, और या कोई हवन करना, पूजा पाठ करना, ये सारी चीज़ें ब्राह्मण वर्ण में आ जाती थी। तो चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, जैसे अगर हम कहें महर्षि वाल्मीकि, तो आज के युग में उनको शूद्र कहा जाता था, जैसे हम अगर आज के टाइम में बांटे, लेकिन वो महर्षि थे, हमारे पूजनीय हैं, हमेशा रहेंगे। तो अगर वाल्मीकि जी पढ़ने पढ़ाने का कार्य किया तो वो ब्राह्मण है, उनका वर्ण ब्राह्मण है, वो पूजनीय है। और देखिए हमारे जितने भी महात्मा और जितने भी अच्छी हमारे पुराण हैं, उन सब में वाल्मीकि जी का एक उच्च दर्जा दिया हुआ है। तो उसको कास्ट पे बिल्कुल ना लें, इनको आप वर्ण को समझें कि जो पढ़ने पढ़ाने का काम करता है वो ब्राह्मण है, चाहे वो किसी भी कास्ट में पैदा हुआ हो। आज के समय में हमें उसको उसके कार्य से ही जानना चाहिए, उसकी कास्ट, उसकी जाति से नहीं जानना चाहिए। तो ब्राह्मण वर्ण होता है एक। दूसरा होता है वैश्य, जो व्यापार, बिजनेस का कार्य करते हैं, उनको वैश्य। तो पहले जो भी खेती बाड़ी या जो भी व्यापार का कार्य करते थे उनको वैश्य वर्ण दिया गया। तीसरे नंबर पे वर्ण आया शूद्र, जो भी कर्मचारी योग कार्य करते थे, मतलब किसी की भी सेवा में रहते थे। जैसे आज मैं हूँ, मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, तो मैं शूद्र वर्ण में आ गया हूँ, क्योंकि ना मैं अपना व्यापार कर रहा हूँ, ना मैं पढ़ने पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ। जैसे अभी तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन जो मेरा मेन काम है वो मैं जॉब करता हूँ। तो जॉब क्या हो गया, नौकरी हो गया। तो मैं किसी की नौकरी कर रहा हूँ, मैं किसी की दास्ता कर रहा हूँ, मैं किसी के अंडर में काम कर रहा हूँ। तो ये एक शूद्र कार्य में आ गया, किसी के भी नीचे काम करना, किसी के अंडर में काम करना, किसी के मार्गदर्शन में कार्य करना, वो शूद्र हो जाता है। चौथा हो गया वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय। क्षत्रिय में आ गया कि जो भी सैनिक, जिसमें कार्य करने की, लड़ने की, जिसमें लड़ने की क्षमता हो, वो क्षत्रिय कहलाता है, चाहे वो किसी भी कास्ट में हो। अब मैं कास्ट से ब्राह्मण हूँ, मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, लेकिन अगर मेरा जो वर्ण आता है इन राशियों के हिसाब से, अगर वो क्षत्रिय आता है, तो मेरे लिए जो प्रेफरेबल वर्क एरिया रहेगा, मेरे लिए जो अच्छा रहेगा कि मैं किसी सैन्य क्षेत्र में जाऊं, किसी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या पुलिस, इस टाइप की कोई भी जॉब करूं, तो उसमें मुझे ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन अगर मेरा वर्ण भी ब्राह्मण है तो मुझे पढ़ाई, पूजा पाठ, इस टाइप का कोई काम करना चाहिए। तो ये हमारे इस चीज़ में काम आते हैं कि अगर हम किसी के देखते हैं कि जैसे प्रोफेशन के लिए कुंडली में 10th हाउस को देखा जाता है, 10वें घर को देखा जाता है। तो किसी के 10वें घर में अगर ये वाली राशि बैठी हुई है, मिथुन, 3 नंबर राशि मिथुन बैठी हुई है, तो उसका मतलब कि वो जॉब में जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या किसी
सेवा क्षेत्र में जाए। सेवा क्षेत्र मतलब जैसे डॉक्टरी कर ले, नर्सिंग वाला कर ले, या कोई भी इस टाइप का फिजियोथेरेपी, कोई भी सेवा वाला कार्य आप या नौकरी वाला कार्य आप कर सकते हैं। क्योंकि मेरी जन्म कुंडली अगर मैं कहूँ, मेरी जन्म कुंडली में 10वें घर में 3 नंबर राशि है मिथुन। तो देख लीजिए मैं जॉब कर रहा हूँ तो मैं एक तरीके से सेवा क्षेत्र में आ गया हूँ। तो मेरे उसमें शूद्र वर्ण की राशि बैठी हुई है तो मैं सेवा में आ गया। और जहाँ आप देखेंगे कि अगर किसी के क्षत्रिय वर्ण की राशि बैठी हुई है तो अगर आप उसको देखेंगे कि वो सैन्य क्षेत्र में या इस टाइप के किसी लड़ाई वाले या इस टाइप के काम में है तो उसको ज़्यादा सफलता मिलने के चांस हैं। तो कुंडली में हम यही प्रेडिक्शन करते हैं, यही हमें हेल्प मिलती है कुंडली से कि हम देखकर थोड़ा ये पता लगा सकते हैं कि हमें किस क्षेत्र में जाना चाहिए। अब जैसे मेरी कुंडली में ही 10th में मिथुन है, 10th हाउस में, तो शूद्र हो गया, मतलब मैं जॉब में जाऊंगा। लेकिन साथ साथ जो मिथुन राशि है वो उसका मालिक कौन है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं अपनी उसके हिसाब से बता देता हूँ कि बुध है मेरे, मतलब मिथुन का जो ऑनर होता है, जो स्वामी होता है, जो मालिक होता है मिथुन राशि का, वो बुध होता है। और बुध किसका कारक है? अकाउंटिंग, कंसल्टेंसी, फाइनेंस, इस टाइप की अगर आप काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। तो मैं अकाउंटिंग फील्ड में हूँ। मैं पहले किसी पे भी जब मुझे नहीं आता था तो कुंडली दिखाने जाता था तो मेरी कुंडली देखते ही कहते थे कि आप अकाउंटिंग का काम कीजिए, आप कंसल्टेंसी का काम कीजिए। तो मुझे अचंभा होता था कि अरे मैं तो अकाउंटिंग की जॉब कर रहा हूँ, इनको कैसे पता। तो इस तरीके से इनसे चीज़ें पता चल जाती है। तो अगर यही चीज़ हमें पहले पता चल जाए उस फील्ड में आने से पहले, तो हम चूज़ कर सकते हैं कि भाई हमें किस फील्ड में जाना है। अगली वीडियो में मैं आपको इन 12 राशियों के स्वामी के बारे में बताऊंगा। जैसे मैं इस घर में रहता हूँ, इस घर का मुखिया कौन है? अमित यहाँ रहता है लेकिन इस घर का मुखिया कौन है? ऐसे ही ये मेष राशि इस घर में रहती है लेकिन इसका मुखिया कौन है? इसका मैनेजमेंट किसको दिया गया है? इसका हेड किसको बनाया गया है? कौन इसको कंट्रोल करेगा? ये सारी चीज़ें मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो देखते रहिए आप हमारे वीडियोस को। और नमस्कार, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय श्री राम।